हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको साइंस के क्वेश्चन कराने वाले हैं। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के वन लाइनर 200 क्वेश्चंस। ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पसंद आए, अगर हमारा क्लास पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम इस क्लास को कंटिन्यू रख सकें। ठीक है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला सवाल है वो कहता है कि जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन? जीव और जंतु, तो उसके जनक कौन है? अरस्तु। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया, यानी सबसे पहले किसने किया? तो वो क्या है? लेमार्क जो फ्रांस के थे और ट्रेविर नेश जो जर्मनी के थे। ठीक है। दो आदमियों ने किया सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का। पहला है लेमार्क फ्रांस और दूसरा क्या है? ट्रेविर नेश जर्मनी। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया। जैव विकास जो है उसको सबसे पहले किसने समझाया है? तो वो लेमार्क ने समझाया है। ठीक है। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र का तो वो है हिप्पोक्रेट्स। ये आपको ध्यान में रखना है, जैव विकास लेमार्क और चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स। अगला क्वेश्चन कहता है कि वनस्पति विज्ञान का जनक, जो वनस्पति विज्ञान का जनक है बॉटनी का, वो कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो वो है लेवोजियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव का विकास इतिहास और परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता। मानव का जो विकास है यानी डेवलपमेंट है और ह्यूमन हिस्ट्री है या फिर परंपराओं से संबंधित जो विषय है वो क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है। जिसमें हम मानव के विकास और इतिहास और परंपराओं के बारे में पढ़ते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण का नियम का प्रतिपादन, यानी गैसों का जो विसरण का नियम है उसका प्रतिपादन किसने किया? ग्राहम ने किया है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो जो ग्रहों की गति है उसका जो प्रतिपादन क्या है? आपको पता होगा कि कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। ठीक है। पहला क्या है? बुध है। उसके बाद क्या है? हमारा पृथ्वी है। ये बुध के बाद जस्ट शुक्र है। उसके बाद पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ठीक है। सबसे लास्ट में अरुण, ये वरुण है। ठीक है। और सबसे पहला जो बुध है। तो ग्रहों का जो गति है यानी सभी ग्रह क्या करती है? गति करती है किसके? सूर्य के चारों तरफ। तो वो किसने दिया है? जॉन्स केपलर ने दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, E बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण। ये जो है हमारा क्या है? E बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, एम सी स्क्वायर। ये समीकरण जो है किसने दिया है? तो आइंस्टीन ने दिया है। ये एम सी स्क्वायर इस तरह से होगा। ठीक है। ये किसने दिया है? आइंस्टीन ने दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व के नियम की खोज किसने की है? तो जड़त्व के नियम की खोज किसने किया है? गैलीलियो ने किया है। ठीक है। जड़त्व के नियम की खोज तो आपको बताना है, तो ये हमारा हो जाएगा गैलीलियो। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन, ग्रेविटेशनल फोर्स के नियम का जो प्रतिपादन किया था वो न्यूटन ने किया था। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक वरण सिद्धांत के प्रतिपादक। जो प्राकृतिक वरण जो है उसके सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? डार्विन है। आपको पता है। ठीक है। नेचुरल डेवलपमेंट के बारे में बात किया है। ठीक है। ये वरण नहीं होगा, प्राकृतिक चरण होगा। ठीक है। चरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? डार्विन है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। तो उत्परिवर्तन जो है उसका सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया है। किसने दिया है? ह्यूगो डी ब्रीज ने। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि नेचुरल सेलेक्शन का सिद्धांत है। नेचुरल सेलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है? डार्विन ने दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक है। ठीक है। तो वो भी चार्ल्स डार्विन ने दिया है, विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक। अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है। आपको पता होगा कि इन्होंने मटर के पौधे पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है। अनुवांशिकी, जेनेटिक्स के फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगरी जॉन मेंडल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। ठीक है। अभी हम जस्ट आपको बताए थे। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था। सबसे पहले जो अनुवांशिकता के जो विज्ञान है उसको अनुवांशिकी कहा, यानी जेनेटिक्स कहा। किसने किया कहा है? तो वो कहा है डब्ल्यू वाटसन ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है क्रोमोजोम में। अनुवांशिक का जो उत्परिवर्तन होता है किसके कारण होता है? क्रोमोजोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया है जोहानसन ने किया है। सर्वप्रथम अगर पूछा जाए कि जीन जो होता है, ठीक है, उस शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जोहानसन ने किया। ठीक है। अब वहीं पे है कि जीन अवस्थित होते हैं, मतलब कहाँ पे मौजूद होते हैं?
तो जीन किस में होते हैं? गुणसूत्रों में मौजूद होते हैं। ठीक है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादित किया है। एक जीन एक एंजाइम जो है उस सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया है? बीडल एवं टैटम ने। किसने किया है? बीडल एवं टैटम ने। उसी ने कहा है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि खून का रंग लाल है, तो खून का रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। आपको बता दें, ठीक है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व क्या होता है? आयरन होता है, यानी लोहा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन जो यौगिक है वो किसका यौगिक है? तो वो प्रोटीन का यौगिक है। ठीक है, खून का थक्का नहीं जमता है, किसके कारण नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया के कारण। अगर हीमोफीलिया रोग है तो उसके कारण आपका खून का जो थक्का जमना चाहिए वो नहीं जमता है। और साथ ही बता दें कि ब्लड में अगर आपके हिपेरिन ज्यादा मात्रा में है तो वो थक्का जमने नहीं देता है। ठीक है, ब्लड का थक्का नहीं जमने देता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। देखिए हमने अभी बताया था, तो क्या है? हिपेरिन नामक प्रोटीन जो है वो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है किसके द्वारा? यकृत के द्वारा होता है, जिसको हम बोलते हैं लीवर। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, लीवर। तो जो हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन जो होता है वो लीवर के द्वारा होता है, यानी यकृत के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहलाता है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी कहलाता है, रक्त का अध्ययन। ठीक है, हेमाटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है, तो रक्त के थक्का बनने में कौन सा सहायक होता है? प्लेटलेट से होता है। हमारा ब्लड जो है 3 प्रकार का होता है, रेड ब्लड, व्हाइट ब्लड और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लेटलेट्स से जो क्या करता है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है कहाँ पे होती है? पलीहा में होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है? पलीहा में होती है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है, तो विटामिन के है। विटामिन के कारण क्या होता है? रक्त का थक्का जमता है। ठीक है, रुधिर का तरल भाग, तो रुधिर का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है, आपको बता दें कि जो हमारा जो टोटल ब्लड होता है उसमें 55% क्या मौजूद होता है? प्लाज्मा होता है। और 45% जो होता है, और ये 55% प्लाज्मा में 90% क्या होता है? जल होता है। ठीक है, और ये 45% क्या होते हैं? रक्त कणिकाएं होती है, जिसमें 3 रक्त कणिकाएं होती है। एक होता है रेड ब्लड, एक होता है व्हाइट ब्लड और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो 55% टोटल ब्लड का क्या होता है? वो प्लाज्मा होता है। तो रुधिर का जो तरल भाग है वो क्या है? प्लाज्मा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो हमने 55 पर है, तो कहीं पर आपको 55 मिलेगा, कहीं पर आपको 60% मिलेगा। 50 से एबव जहाँ पे भी रहे आप आसानी से टिक कर सकते हैं, तो 60%। और ये भी ध्यान में रखना है कि जहाँ पे अगर 60% रहता है तो वहाँ पे 55% नहीं रहेगा। ठीक है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है, तो और 3 कौन होगा? एक होगा ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस, उसके बाद चौथी अवस्था जो है वो हमारा प्लाज्मा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहलाता है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो रक्त में क्या पाई जाती है? कौन सी धातु? तो वो आयरन पाई जाती है। ठीक है, और इससे पहले भी हमने बताया कि हीमोग्लोबिन में भी क्या पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। ठीक है, ब्लड बैंक कहलाता है, तो ब्लड बैंक क्या है? पलीहा यानी स्प्लीन कहलाता है। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान कौन सा है? यानी शमशान जहाँ पे आरबीसी की मृत्यु होती है वो भी पलीहा। और साथ ही आपको याद रखना है प्लेटलेट्स का जो कब्रिस्तान है या उसका शमशान है वो भी पलीहा है, यानी उसकी मृत्यु भी पलीहा में होती है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। कितना? 40 डिग्री जो होता है फ़ारेनहाइट, उस पर रखा जाता है ब्लड बैंक को। ब्लड को जो है सुरक्षित रखा जाता है ब्लड बैंक में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि रक्त समूह होते हैं, तो रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? ए होता है, दूसरा ए बी होता है, तीसरा ए बी होता है और चौथा क्या होता है? ओ होता है। तो कितने प्रकार के होते हैं? 4, ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज किसने की थी या की है? तो वो किसने की है? लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की है। मतलब कि रक्त का जो ग्रुप है ए बी ओ, यानी ए और बी और ए बी ओ, ये चारों जो है उसकी खोज किसने की है? लैंडस्टीनर ने। ठीक है, उसके बाद है सर्वदाता समूह कौन है? सर्वदाता समूह का मतलब है यूनिवर्सल डोनर, तो वो कौन सा है? वो ब्लड ग्रुप है। और सर्वग्राही रक्त यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है वो कौन सा है? ए बी ग्रुप है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है आरएच फैक्टर संबंधित है किससे है? तो आरएच फैक्टर किससे संबंधित है? हमारे ब्लड से यानी रक्त से संबंधित है। या आरबी फैक्टर के खोज करता है
ये आरबी नहीं होगा। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर और वीनर। और साथ ही आपको ब्लड ग्रुप की वो भी लैंडस्टीनर है, और आज आरएच फैक्टर के खोजकर्ता भी कौन है? लैंडस्टीनर और वीनर। तो ये क्या है? आरएच फैक्टर होगा, ठीक है, आरबी नहीं होगा। रक्तचाप नियंत्रित करता है, यानी जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो कौन नियंत्रित करता है? तो एड्रीनल ग्रंथि करता है हमारा ब्लड प्रेशर। अगर पूछा जाए कि कोई कि ब्लड प्रेशर नियंत्रित कौन करता है, तो वो करता है कौन? एड्रीनल ग्रंथि। और सामान्य जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो रक्त को जो शुद्ध करता है कौन करता है? किडनी करता है। किडनी का काम ही है फिल्टर करना, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो कहता है कि रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस, ठीक है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है? डायलिसिस है। मूत्र का निर्माण होता है तो कहाँ पे होता है? तो वृक्क में होता है मूत्र का निर्माण, ठीक है। और वृक्क का जो भार है कितना होता है? जो हमारा किडनी होता है उसका भार कितना होता है? 150 ग्राम, ठीक है। मानव गुर्दे यानी किडनी में बनने वाली पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जिलेट की। जो अगर मानव के किडनी में, अगर किसी इंसान के किडनी में पथरी जो बन जाती है तो वो किसके कारण? कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो क्वेश्चन हमारा कहता है कि रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त जो क्षारीय होता है, आपको पता होगा कि 0 से 7 तक क्या होता है? अम्ल होता है। 7 से 14 तक क्या होता है? क्षार होता है हमारा, यानी बेस होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उससे 0 से 7 तक क्या होता है? हमारा अम्ल होता है, यानी एसिड होता है, ठीक है। तो इसमें अगर रक्त का अगर 7 से ऊपर जाएगा तो क्षार में चला जाएगा, तो वही कह रहा रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या है? स्फिग्नोमेनोमीटर जो है, जिससे हम ब्लड प्रेशर मापते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमको कहता है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, ठीक है, उसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था विलियम हार्वे ने, ठीक है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती। शरीर से, कहाँ से? पूरे शरीर से रक्त को लेके आ रही है और हृदय की ओर लेके जा रही है, तो वो कौन होता है? सीरा होता है, ठीक है, और शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली। अब उसके बाद है कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी होती है धमनी। ध्यान रखना है कि सीरा का काम क्या है? पूरे शरीर से ब्लड को जो है हार्ट तक लेके आना, यानी हृदय तक। और जो हमारा धमनी होता है उसका कार्य है कि रक्त को कहाँ से, ये जो हृदय से लेकर के पूरे बॉडी के अंदर फैलाना, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो सीरा क्या करती है? पूरे बॉडी से लाती है रक्त को, कहाँ पे? तो हार्ट में लाती है। और जो धमनी होता है उसका काम क्या होता है? हार्ट से रक्त को निकालकर सीरा यानी पूरे बॉडी में ले जाती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है पेसमेकर जो है, वो हृदय का जो धड़कन है, हार्ट बीट को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, तो पेसमेकर करता है। जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है। जराविक सेवन के बारे में अगर पूछा जाए तो वो क्या है? आर्टिफिशियल जो हमारा हार्ट है वो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त द्वारा। शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? रक्त द्वारा होता है। बता दें कि शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ठीक है। पित्त होता है, पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? पीली रंग का होता है, और साथ ही क्या होता है? क्षारीय होता है, बेस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है, इसलिए क्षारीय है। पित्त स्रावित होता है तो लीवर के द्वारा यानी यकृत द्वारा होता है, ठीक है। पित्त जो स्रावित होता है वो किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा होता है। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। तो लीवर में जो या यकृत के बारे में जो हम बात करें उसमें जो भविष्य के लिए कौन सा विटामिन जो है भंडारित रहता है, मतलब रहता है मौजूद, तो वो कौन रहता है? विटामिन ए, ठीक है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में जमा होता है। और जो हमारा सिंपल है कि यकृत में भविष्य के लिए भंडारित जो विटामिन रहता है विटामिन ए रहता है। पित्त जमा रहता है वो पित्ताशय में रहता है, ठीक है, जिसको हम गोल ब्लाडर भी कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। अगर आपको काट लिया, अगर उसका सही समय पर इलाज नहीं होता तो कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके द्वारा? यानी तो वो होता है वायरस के द्वारा, ठीक है।
यानी विषाणु से जो है हाइड्रोफोबिया होता है। और किसके काटने से होता है? कुत्ते के काटने से। अब है कि वायरस की खोज किसने की है? तो इवानोव्स्की ने की है। वायरस की खोज की है किसने? इवानोव्स्की। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणुओं का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, वायरस का अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वो वायरोलॉजी कहलाता है। जंतु में होने वाली फूट एंड माउथ रोग क्या है? विषाणु के कारण होता है। जंतु में जो फूट एंड माउथ रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है विषाणु के कारण होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, वायरस के कारण। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। अगर हम कवक का अध्ययन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो शैवाल जो होती है उसकी जो कोशिकाएं भित्ति सेल वॉल जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेनहोक ने की है। ल्यूवेनहोक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा जो होता है वो किसमें होता है? ठोस में होता है। और सबसे कम जो होता है वो निर्वात में होता है। और वही प्रकाश की चाल के बारे में पूछा जाए तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है और सबसे कम जो होती है वो ठोस में होती है। ठीक है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और सघन माध्यम में सबसे कम होती है, जबकि ध्वनि की जो चाल होती है वो सबसे ज्यादा ठोस में होती है। ध्वनि की गति धीमी होती है तो हवा में होती है, जिसको हम निर्वात कहते हैं। अब कहा गया कि ध्वनि की चाल जो है पर किलोमीटर कितना होते हैं? 760 मील पर आवर होता है। ठीक है, मील पर घंटा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है। अगर ताप बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि वायु क्या है? तो वायु क्या है? तत्व क्या है? तो वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है वायु। ठीक है, वायु उदाहरण है गैस का गैस में विलयन। वायु क्या है? उदाहरण है कि गैस का गैस में विलयन क्या है? वायु का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हवा में ध्वनि का वेग होता है। तो हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड होता है हवा में ध्वनि का वेग। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे कितना होता है? 760 मील पर घंटा होता है। ठीक है, अगर हवा में ध्वनि का पूछा है 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई होती है डेसिबल, यानी ध्वनि को जो हम मापते हैं, ठीक है, तो हम किस में मापते हैं? तो डेसिबल में मापते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हवा का वाष्पन घनत्व होता है। तो हवा का जो वाष्पन घनत्व होता है 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। ठीक है, प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12। ये होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। अब किलोमीटर को जैसे हम मीटर में चेंज करेंगे तो वो 10⁻15 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। ठीक है, कौन है? पारसेक, ये आपको ध्यान में रखना है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। जड़ों का रूपांतरण है। तो जड़ का जो रूपांतरण है, यानी जिसका हम जड़ खाते हैं, मूली और गाजर जो है उसका हम जड़ खाते हैं। तने का रूपांतरण है, यानी तना किसका खाते हैं? आलू और प्याज का हम तना खाते हैं। और जड़ हम किसका खाते हैं? मूली और गाजर का जड़ खाते हैं। आलू और प्याज का हम क्या खाते हैं? तना खाते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, और हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि वो कहाँ पे पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। तो मास्टर ग्रंथि क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि हमने अभी आपको बताया है कौन सी ग्रंथि होती है? पिट्यूटरी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, दो वंशानुगत रोग होता है। तो वंशानुगत रोग कौन होता है? वर्णांधता और हीमोफीलिया। ये दोनों क्या है? वंशानुगत, यानी एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर होता रहता है। तो कौन सा है? वर्णांधता है एवं हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, ये आपको पता है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किया है, किसने किया है? हेरनर ने 1876 ईस्वी में। सबसे पहले हेरनर ने ही बताया कि मनुष्य में वर्णांधता होता है। ठीक है, और ये कौन सा रोग है? वंशानुगत रोग है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है हरा एवं लाल रंग की। अगर कोई वर्णांध व्यक्ति है तो वो हरा और लाल रंग की सही तरीके से पहचान नहीं कर पाता। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो थायरोक्सिन किससे? थायराइड ग्रंथि से। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से।
अब अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि जठर रस में पाया जाता है, तो जठर जो रस होता है जो हमारे पेट के अंदर होता है उसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl हमारे पेट के अंदर पाया जाता है। लाइकिन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है, तो लाइकिन में जो है परस्पर सहजीवी मौजूद होता है। कवक और शैवाल कौन होते हैं, कवक और शैवाल दो होते हैं किसमें, लाइकिन में परस्पर सहजीवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन किसमें होता है, छोटी आंत में जो है प्रोटीन का पाचन होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका प्रोटीन जो होता है उसका पाचन होता है, डाइजेशन होता है, तो छोटी आंत में। मनुष्य का पाचन प्रारंभ होता है तो मुंह से होता है। ठीक है, मुंह से ही हमारा पाचन प्रारंभ हो जाता है। पचे भोजन का अवशोषण होता है, छोटी आंत में पच गया भोजन कहाँ पे उसका अवशोषण होता है, तो छोटी आंत में होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है, तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि टीबिया नामक हड्डी जो है वो पाई जाती है, टीबिया नाम की जो हड्डी है वो पाई जाती है, तो टांग में पाई जाती है। और बता दें कि पूरे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर है, और सबसे छोटी जो है क्या है, स्टेप्स है, जो कान में पाई जाती है, और सबसे बड़ी फीमर जो है जो जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर का वो अंग है जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो मानव शरीर का वो अंग होता है जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो वो है अंगुली। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि भोजन पचाने में सहायक होता है, तो एंजाइम जो है वो भोजन पचाने में सहायक होता है। एंजाइम की रचना होती है तो एमिनो अम्ल से होती है। ठीक है, एंजाइम की जो रचना होती है वो किससे होती है, एमिनो अम्ल। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो एमिनो अम्ल में बदल जाती है। प्राचीन जो क्रियाएं चलती है उसमें प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है, तो आहार नाल में जब स्टार्च का पाचन होता है, ठीक है, तो उसमें जो उत्पाद बनता है वो माल्टोज बनता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में कौन सा पदार्थ बनता है, तो वो माल्टोज बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या होती है, कितनी होती है, 20 होती है। तो शरीर में जो एमिनो अम्ल होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है, 20। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है प्रोटीन से, किससे होता है, उत्तकों का निर्माण शरीर में किससे होता है, प्रोटीन से होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम एवं फास्फोरस। अगर पूछा जाए कि हड्डियों और दांतों के लिए सर्वाधिक जो है दांतों का निर्माण के लिए आवश्यक जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस होता है। ठीक है, भोपाल गैस कांड 1984 में रिसा हुआ था। भोपाल में जो गैस कांड हुआ था 1984 में, तो उसमें किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि काला हीरा काला शीशा कहते हैं, तो काला हीरा किसे कहा जाता है, कार्बोनेडो को, और काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, काला हीरा कार्बोनेडो को और काला शीशा जो है ग्रेफाइट को कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन होते हैं, एड्रीनल हार्मोन जो है वो जीवन रक्षक हार्मोन होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो पौधे का जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है वो क्या है, पत्ती है। पत्तियों के कारण ही पौधे का प्रकाश संश्लेषण होता है। पत्तियों का रंग हरा होता है, किसके कारण होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। ठीक है, पत्तियों का रंग नीला पीला होता है, तो पत्तियों का रंग जो है वो पीला होता है केरोटीन के कारण। पत्तियों का रंग जो हरा होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। पर्ण रहित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या होता है, तो क्लोरोफिल में पूछा जाए कि क्या उपस्थित होता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, किसके द्वारा, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा बैलेंस होती है वो किसके कारण, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। पेड़ और पौधे के द्वारा जो खाना तैयार की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO, ठीक है, क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो चार चीजें आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, और उसके बाद जल है, क्लोरोफिल है, और सूर्य का प्रकाश है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है यानी उपचयन होता है जल से। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन का उपचयन होता है किससे होता है, जल से होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण का जो प्रथम स्थिर यौगिक है वो है फास्फोगिल्सरिक अम्ल। क्या है, फास्फोगिल्सरिक अम्ल है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना है। राइजोम जो पादप है उसका भूमिगत प्रारूप क्या है, तना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु क्या है? तो दलहन जो फसलें होती है, दाल के लिए जो उगाई जाती है, उसके जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु क्या है? राइबोजियम है, दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पौधे जो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, किसके रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलों के द्वारा। बता दें कि दो हमारा वेस्कुलर बंडल ये है, ठीक है। संवहन जो नलिका ये है, कितनी है हमारी? दो है, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम, ठीक है। जाइलम क्या करता है? जल तथा खनिज लवणों का संचालन करता है, और फ्लोएम खाद्य पदार्थों का। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे की विभिन्न अंगों में पहुंचाता है, तो वो फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। वह तंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है वह है। तो हम बता दें कि जो तने की वृद्धि दर मापी जाती है वो किसके द्वारा? ऑक्जेनोमीटर के द्वारा जो है मापी जाती है। आत्महत्या की थैली कहलाता है तो लाइसोसोम कहलाता है, ठीक है। आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने 1949 ईस्वी में की थी लाइसोसोम की खोज। प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम कहलाता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा। प्रोटीन का फैक्ट्री जो होता है राइबोसोम, और लाइसोसोम की खोज की थी डी दुबे 1949 ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा कहलाता है डीएनए की खोज की थी, तो डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने की थी डीएनए की खोज, ठीक है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादित किया कॉर्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादित। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल, क्या है? एमिनो अम्ल यानी न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए के क्रियात्मक खंड हो सकते हैं। डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है उसको कहते हैं, हो सकते नहीं, कहते हैं जीन कहा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को अपनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था उसको किसने अपनाया था? वाटसन तथा क्रिक ने अपनाया था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन अब हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि डीएनए की इकाइयां क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है। तो डीएनए की जो इकाइयां है वो क्या है? आपको याद रखना है, न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है कहता है कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। तो सबसे पहले जो प्रयोगशाला में जीन का जो संश्लेषण किया था वो किसने किया था? हरगोविंद खुराना, जो कि भारत के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि पुरुष व स्त्री संगठन होता है, यानी पुरुष में कौन कौन से ये पाए जाते हैं? तो पुरुष में जो होता है XY होता है, और जो है कि स्त्री में क्या होता है? XX होता है। अगर आपको यानी कि बेबी क्या है? मेल है, लड़का है, तो XY का कॉम्बिनेशन होगा तब, और इसमें XX। तो Y जो अगर बेटा या बेटी होने के लिए उत्तरदायित्व है तो कौन है? मेल है, यानी पुरुष है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, तो एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22 + YY। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है तो पिता के गुणसूत्र यानी XY के द्वारा। अगर बच्चा का लिंग क्या होगा? लड़की होगा कि लड़का होगा, वो किस पर निर्भर करता है? पिता के गुणसूत्र यानी XY पर निर्भर करता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है, तो पैतृकता सिद्ध करने में सहायक क्या है? डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट है। मधुमेह रोग, जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं, वो किसके कारण से होता है? इंसुलिन की कमी हो जाने से मधुमेह नामक रोग होता है, ठीक है। इंसुलिन की खोज किसने की है? तो इंसुलिन की खोज किसने की है? वेटिंग एवं वेस्ट ने, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, इंसुलिन की खोज किसने की। इंसुलिन शरीर में बनाती है, तो इंसुलिन शरीर में क्या बनाती है? इंसुलिन शरीर में बनती है किसके द्वारा? तो अग्नाशय के द्वारा शरीर में बनती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इंसुलिन की खोज वेटिंग एवं वेस्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बॉनक्राइटिस एक रोग है, तो बॉनक्राइटिस एक रोग है, क्या है? श्वास नली का बॉनक्राइटिस रोग है। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम, ठीक है। पेप्सिन का जो उदाहरण है क्या है? एंजाइम। दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम जो परजीवी है वो क्या है? मलेरिया रोग का है। दूध में पाए जाने वाला विटामिन जो विटामिन सी, नहीं पाया जाने वाला जो है विटामिन सी है। इसका मतलब सी को छोड़कर और सब विटामिन पाया जाता है। मलेरिया रोग का वाहक क्या है? मादा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया जो होता है वो किसके कारण होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग होता है पलीहा यानी तिल्ली। मलेरिया जो रोग होता है उसमें प्रभावित जो हमारा ऑर्गन्स होता है वो क्या होता है? पलीहा यानी तिल्ली होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो मानव मूत्र के द्वारा जो निकलता है क्या निकलता है? विटामिन सी निकलता है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग जो है वो पीला होता है। मेढक के हृदय में होते हैं तो मेढक के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं जिसको हम चैम्बर बोलते हैं? तो कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है। तो मानव शरीर में जो जल की मात्रा जो होती है शरीर के भार का क्या होता है? 60 या 70% होता है। ठीक है, मानव शरीर में जल की मात्रा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो शरीर में जो प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो क्या है शरीर में? तो वो क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या रहता है? ब्लड में भी पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80% के बीच जो है मनुष्य के शरीर में जल होता है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 310 केल्विन होता है, 96 पॉइंट फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट हो गया, और 37 डिग्री सेल्सियस हो गया, और 310 केल्विन हो गया। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य ताप यही होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट में नापेंगे, और डिग्री में जो मापना है 37 डिग्री सेल्सियस में, तो सेल्सियस में कितना होगा? 37, और केल्विन में मापना है तो 310। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य में जो मेरुदंड है उससे 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज किसने की? वाल्डेयर ने की है। ठीक है, गुणसूत्र की खोज। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। किससे? तो गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की। गुणसूत्रों का निर्माण जो होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 होती है, यानी 23 जोड़ी जो होती है वो क्या होती है? मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है तो वो क्या होती है? कोशिका होती है। आपको पता है कि जीवन की सबसे छोटी और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? सेल होती है, कोशिका होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या होती है? तो सबसे छोटी जो जीवित कोशिका होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा होती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं जो होती है वो क्या होती है? तंत्रिका कोशिकाएं। सबसे छोटी जो होती है माइकोप्लाज्मा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? जो तंत्रिका तंत्र होती है नर्वस सिस्टम, उसकी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया सबसे पहले, इन्होंने कब? 1665 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। क्या है? अनुवांशिक पदार्थ क्या होगा? डीएनए होगा। ठीक है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के भीतर जो श्वसन केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। क्या होता है? समसूत्री विभाजन। अब दूसरा है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। ठीक है, लिंग जो जनन करने वाले कोशिकाओं में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। स्तंभ कंद, धन कंद, शलक कंद तथा परकंद का उदाहरण है। तो स्तंभ कंद का क्या होगा? आलू होगा। ठीक है, बांडा केसर। धन कंद का प्याज, अदरक, हल्दी। ठीक है, ये सब स्तंभ कंद, धन कंद, शलक कंद और परकंद का उदाहरण है आलू। ठीक है, प्याज, अदरक, हल्दी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर के खाने योग्य है। तो अंगूर हो गया, अमरूद हो गया और शरीफा हो गया। टमाटर का जो भाग हम खाते हैं वो क्या है? फल भित्ति है। क्या है? फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग क्या है? मध्य भित्ति है। आम, पपीता और बेर के खाने का जो योग्य भाग है वो है मध्य फल भित्ति। ठीक है, फूल गोभी खाने योग्य भाग क्या है? पुष्पकर्म। फूल गोभी को जो हम खाते हैं उसका खाने वाला जो भाग है वो क्या है? पुष्पकर्म है। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? कुरकुमिन है। किसके कारण होता है हल्दी पीला? तो कुरकुमिन के कारण। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपीन है। क्या है? लाइकोपीन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है? अदरक और आलू का हम क्या खाते हैं? तना खाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूध में पाई जाने वाली शकर्रा क्या है? लैक्टोज है। सबसे लंबी कृमि यानी वर्म क्या है? टेप वर्म है। सबसे लंबा जो कृमि होता है वो क्या होता है? टेप वर्म। और दूध में पाई जाने वाली जो शकर्रा होती है वो क्या होती है? लैक्टोज होती है।
ठीक है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है। जब हम कपड़ा सुखाने और साथ ही दूध से मक्खन निकालने के लिए मशीन का प्रयोग करते हैं, वो किस पर कार्य करता है? अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर। ठीक है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। दूध से जब हम क्रीम निकालते हैं तो उसका घनत्व बढ़ता है। ठीक है। अब यहाँ पे है कि अश्व शक्ति बराबर होता है, यानी 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। ठीक है, 1 अश्व शक्ति। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। तो जल का जो घनत्व अधिकतम जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है, और इसी में आयतन जो है वो न्यूनतम होता है। ठीक है। मूल रंग कहलाते हैं, तो जो मेन रंग जो है वो कौन कौन से हैं? नीला, लाल, हरा। कौन कौन? नीला, लाल, हरा, ये 3 रंग जो है मुख्य रंग है, मूल रंग है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण के कारण। क्या है? आंतरिक परावर्तन, ठीक है, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है इंद्रधनुष में जो रंग जो होते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में बीच का रंग क्या होता है? हरा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण में। वेधन क्षमता जो सर्वाधिक होती है किसमें होती है? गामा किरण में। पैराबैंगनी किरणों की खोज की थी किसने की थी? पैराबैंगनी किरणों की खोज रीटा ने। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, तो सबसे अधिक किसका होता है? लाल का होता है, और सबसे कम जो होता है वो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? 3900 डिग्री या 7800 डिग्री के बीच में। ठीक है, किसका? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में होती है सर्वाधिक। आपको पहले ही बता चुके हैं ठोस का ये जो होता है। ठीक है, प्रकाश की चाल किसमें होती है? निर्वात में सबसे ज्यादा। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया किसने किया? प्रकाश का जो वेग होता है, वेलोसिटी जो होता है, लाइट ऑफ वेलोसिटी, उसको सबसे पहले किसने ज्ञात किया? रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा कहता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष से जो यात्री जाते हैं ऊपर में, उसको आकाश काला दिखाई देता है किसके कारण? सूर्य प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और साथ ही आकाश काला दिखाई देता है किसके कारण? सूर्य प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारे जो है वो टिमटिमाने कि वो टिमटिमा रहा है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। जब हमारी आंख के रेटिना पर जो कोई प्रतिबिंब यानी इमेज बनता है, कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, यानी रियल, उल्टा बनता है, और साथ ही वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा। अगर हम समतल दर्पण का प्रयोग करें और उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? काल्पनिक बनता है, या तो फिर वस्तु के बराबर या सीधा बनता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। प्रकाश का जो सबसे अच्छा परावर्तक है वो क्या माना जाता है? समतल दर्पण। अगला क्वेश्चन हमारा कहलाता है कि 2 समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जब 2 समांतर दर्पण के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, अनंत बनता है। कितना बनता है? अनंत। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है उत्तल लेंस की भांति। हवा के जो बुलबुले होते हैं वो जल में किस तरह से व्यवहार करता है? वो कैसे करता है? अवतल लेंस की भांति। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण जो होता है वो तांबा, टीन और सीसा का होता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हीटर का तार बना होता है किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। तो दोस्तों हमने आज टोटल 210 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।